इसके बाद नेक्स्ट है, मार्टिन इज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फुली ट्रेन्ड शिप बिल्डर बेस इन अ वेस्टर्न यूरोपियन सिटी। ओके, ये एक एम्प्लॉय है या एक एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन्ड शिप बिल्डर है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस, ओके, फॉर शिपिंग इन मार्टिन्स ओन कंट्री। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस फॉर शिप बिल्डिंग in Martin's own country, the shipyard he worked for has closed and he was made redundant. There was no other local demand for his skills within his own region, and he would have to move to another country to obtain a similar employment and could only find similar work locally through undertaking at least a year's retraining in a related engineering field. Which of the following describes the type of unemployment that Martin has been affected by? Employment की बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कौन सी टाइप जो है यहाँ पर रेलिवेंट है? स्ट्रक्चरल, यस, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे पैराग्राफ में वो है सप्लाई एंड डिमांड। जब भी सप्लाई लेबर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में और डिमांड जो है वो उतनी ही रहती है या डिमांड कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल होगा मार्केट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी, रेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, वेजेस एंड सैलरीज के रेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है एल्सा? ड्यू टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंडीशंस, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन आ गया या डिप्रेशन आ गया, तो उस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे साइक्लिकल कहते हैं और वो लॉन्ग टर्म होती है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है सना? ओके, सारा आपको याद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, जो उनको चाहिए वो वाली जॉब नहीं, या ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहाँ पर मार्केट में लेबर या एम्प्लॉय तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो वो कनेक्शन का प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा होता है। सूटेबल जॉब्स जो है उनको फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही होती है। कंट्री में इनफ जॉब पोर्टल्स नहीं होते, या जो जॉब एडवर्टाइज हो रही हैं वो ऐसे मीडियम में हो रही हैं कि जहाँ पर टारगेटेड लेबर या पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ उनको देख ही नहीं पाता। तो जहाँ पर एम्प्लॉयज़ तो अवेलेबल हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ, तो उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बिल्कुल, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बीपीपी की बुक में तो नहीं है और आई थिंक के कैप्लन में भी नहीं है। वैसे होता है एक कॉन्सेप्ट मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट का, कि जब ये पूरे कंट्री लेवल पे ना, जब ये लोग सर्वे करते हैं ताकि देख सकें कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें वो देखते हैं कि लास्ट एक साल में कितने लोग अनएम्प्लॉय हुए और जिन्होंने एक्टिवली अप्लाई करने की भी कोशिश की लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिली। तो वो जो एक साल में ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अनएम्प्लॉय होते हैं और वो जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो उनको बेसिकली हम कहते हैं मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दोज हु आर एक्चुअली सीकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट उनको मिल नहीं रही होती। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? बी, आइडेंटिफाई एंड एंटिसिपेट कस्टमर नीड्स। यही मार्केटिंग का सोल पर्पस होता है कि उन्होंने को कस्टमर्स में अवेयरनेस फैलानी होती है अबाउट द प्रोडक्ट, सो ताकि वो फ्यूचर में बाय कर सकें। वाई नॉट सी एल्सर? वाई नॉट सी? टू कन्वर्ट लेटेंट डिमांड इनटू रेवेन्यूज होता तो फिर ये ठीक हो सकता था। एक्सपेंडिचर का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है, ऑडिटर्स वुड फाइंड बिग डेटा एनालिटिक्स मोस्ट यूजफुल फॉर विच टू ऑफ द फॉलोइंग टास्क? और जब भी यहाँ पे स्क्वेयर्स आए तो हमेशा ख्याल रखना है वो मल्टीपल ऑप्शंस के होते हैं, एक से ज़्यादा ठीक आंसर्स हो सकते हैं। सो ऑडिटर्स वुड फाइंड बिग डेटा एनालिटिक्स मोस्ट यूजफुल फॉर विच टू ऑफ द फॉलोइंग टास्क? सारा, बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसमें हम
ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड सो ऑन। सो वेरी गुड, बिल्कुल यही है। ए जो है ऑब्वियसली ये तो गलत है, सैम्पलिंग स्मॉलर सेट्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा नहीं। बिग डेटा का मकसद ही है कि हम बड़े बड़े सैंपल साइज लें और उनको हम प्रोसेस करें। एंड वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये बिग डेटा एनालिटिक्स का कोई काम इसमें नहीं है, ये वेरिफिकेशन में आता है लेटर ऑन, और ये ऑडिटर्स का बेसिकली काम होता है कि उन्होंने वेरीफाई करना होता है। सो बिग डेटा एनालिटिक्स जो है ये सिर्फ हमें हेल्प करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में, कोई साइकिल्स चल रहे हो उनको आइडेंटिफाई करने में, या फोरकास्टिंग करने में फ्यूचर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। सिर्फ यही पर्पस होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है द ओवरऑल एवरेज एज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टू डेमोग्राफिक फैक्टर्स, birth rates and death rates. Okay, demographic factors, chapter 4 I think. Assuming equal rates of change, which of the following lead to an overall aging of the population? अगर हमारी population में ज़्यादा बूढ़े लोग हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? Decreasing birth rate or increasing death rate? Aging of population. Decreasing birth rate reason हो सकता है, yes or no? Yes. And how about increasing death rate? No. Obviously अगर डेथ रेट इंक्रीज होगा तो बूढ़े लोग तो फिर ज़्यादा नहीं बचेंगे। और डिक्रीजिंग बर्थ रेट ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो कम बॉर्न हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो करंट लिविंग हैं वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े होंगे। सो डिक्रीजिंग बर्थ रेट एंड इंक्रीजिंग डेथ रेट। सो डिक्रीजिंग बर्थ रेट तो रीज़न हो सकता है, बट इंक्रीजिंग डेथ रेट कैन नॉट बी द रीज़न। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है किसी को? इसके बाद नेक्स्ट है, G is conducting an appraisal interview with his assistant Jill. He initially feedback to Jill areas of strengths and weaknesses of performance, but then invites Jill to talk about the job. तो पहले तो वो परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या कर रहा है कि उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, और फिर उससे पूछ रहा है कि अच्छा आप बताओ कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। So Jill to talk about the job, her aspirations, expectations and problems. Okay, तो एम्प्लॉय को भी मौका दे रहा है बोलने का। He adopts a non-judgmental approach and offers suggestions and guidance. और उसको सुनने के बाद वो कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, नॉन जजमेंटल अप्रोच फॉलो कर रहा है, एंड उससे पूछ रहा है डिफरेंट सजेशंस और उसको गाइडेंस भी दे रहा है डिफरेंट किस्म की। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल? टेल एंड लिसन अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले उसको बता रहा है और फिर उससे पूछ रहा है, मतलब उसको सुन रहा है बेसिकली। सो यस, टेल एंड लिसन अप्रोच। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर? सो ऑप्शन ए, सी, टू इंश्योर दैट clients financial statements are reasonably accurate and free from bias, बिल्कुल ठीक है ये। ए में क्या लिखा हुआ है? टू इंश्योर दैट ऑल द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू रेलिवेंट अथॉरिटीज ऑन टाइम। यस, रेलिवेंट अथॉरिटीज को सबमिट करना एक्सटर्नल ऑडिटर की जॉब नहीं होती, तो किसकी जॉब होती है एल्सा? मैनेजर्स की। ओके, किसी के पास बेहतर जवाब? डायरेक्टर्स। ओके, सारा? सीएफओ? नो। कंपनी सेक्रेटरी का हमने पढ़ा था, या जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसका भी एक असिस्टेंट होता है, ये सेक्रेटरी होता है। ओके, बेसिकली ये आप लोग के आंसर ठीक है एक हद तक, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अथॉरिटीज़ को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती हैं। सीएफओ ठीक है, वो भी सही है, या डायरेक्टर्स को भी कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट में किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी की कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, कोई गवर्नमेंट के ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है, कोई लेटर्स को रिस्पॉन्ड करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है, ये सब काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है बेसिकली। सो एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है?